तो दोस्तों आज हो गया 18 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां एक्टिव केस से लेकर कंटेनमेंट जोन तक सभी में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना के करीब 4,400 से अधिक नए केस मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2,34,000 के पार पहुंच गई है। वहीं आज संक्रमण से 38 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,877 हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस भी बढ़कर करीब 32,000 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 4,432 नए मरीज मिले हैं, वहीं 38 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, किसानों से जुड़े नए बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि सरकार के कृषि अध्यादेशों को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार में मतभेद साफ तौर पर उभरते नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसान के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी अकाली दल ने इस मामले में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद के मानसून सत्र में आने वाले इन विधेयकों के खिलाफ वोट करने को कहा था। पंजाब के भटिंडा के सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफा की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेश और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है। आज की तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीएसपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की घोषणा की जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारी को दी गई है। उपचुनाव के लिए खाली हुई सीटों में 6 भाजपा और 2 सपा की है। भाजपा का मानना है कि उपचुनाव में कामयाबी मिलने पर 2022 के आम चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा विरोधी दलों के बीच अपनी हैसियत बताने का आधार मिल जाएगा। आपको बता दें कि अमूमन उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी विधानसभा उपचुनाव की 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपनी पार्टी की साख की परख करना चाहती है, जिसकी कमियों को दूर करते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतर सके। आपको बता दें कि यूपी में भाजपा के बाद नंबर 2 की पार्टी होने का दावा सपा और बसपा दोनों कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा में बीएसपी से अधिक सदस्य संख्या सपा के पास है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो चाहती है कि विधानसभा उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए। बीएसपी सुप्रीमो का मानना है कि उपचुनाव में मिलने वाली सीट से जनाधार मजबूत होने की पुष्टि होगी। इसके आधार पर वो कह सकेगी कि लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी में बेहतर प्रदर्शन किया और अब विधानसभा चुनाव में भी आगे रही है। आज की चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार शाम दिल्ली स्थित एम्स से छुट्टी मिल गई है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अमित शाह को शनिवार रात करीब 11 बजे दोबारा से एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप की अगुवाई वाली टीम अमित शाह की देखरेख में लगी हुई थी। जानकारी के अनुसार पिछले महीने भी गृह मंत्री कोरोना के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। इसके 12 दिन बाद उन्हें 30 अगस्त को एम्स से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन 13 सितंबर को उन्हें फिर से पूर्ण चिकित्सा जांच के लिए भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इलाज के बाद वो ठीक होकर घर लौट आए थे, लेकिन थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कराया गया था। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने लोकसभा के अंदर किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी को कुछ आंकड़े सुनाना चाहता हूं, इस सदन को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। मार्च 2020 547, अप्रैल 2020 651, मई 2020 437, इसके आगे के हर महीनों के आंकड़े 400, 500, 600, 2001 से 2020 34,200। ये अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ आंकड़े हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अब ये आंकड़े किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बनते, ना तो किसी टेलीविज़न के चैनल के अंदर इनका जिक्र होता है, क्योंकि ये आंकड़े इस मुल्क के अंदर किसानों की आत्महत्या आज भी कितनी हो रही है वो बताते हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसान आत्महत्या करता है
तो यकीनन उसकी सुर्खी नहीं बनती है। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी अगर हम ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं तो न जाने 70 सालों के अंदर कितनी मर्तबा हमने ऐसा सुना है कि ये बिल के बाद किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद किसानों की हालत बद से बदतर होती जाती है। और यही बात का नमूना है कि आज भी इस मुल्क के अंदर ये जितने आंकड़े हैं, मैं जिस महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ के ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ, मुल्क के आंकड़े नहीं है, मुल्क के आंकड़े तो बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र के अंदर आज किसान आंदोलन कर रहा है, ये प्याज का किसान है। मंत्री जी वो कहता है ये प्याज मेरी है, मैंने पैदावार किया है इसे, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। क्या वजह है? महज किसान अगर 2 रुपये ज्यादा कमा रहा है एक्सपोर्ट के जरिए, उसे अगर 10 रुपये अपनी पैदावार के ऊपर ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों सरकार ने इसके एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है? और अगर आप उनके खिलाफ कानून लेकर आते हैं तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कौन कानून लेकर आएगा? जब कोरोना वायरस के दौरान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत $2, $3 प्रति बैरल हो गई थी, तो आपने पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे नहीं किए थे, बल्कि धीरे धीरे बढ़ा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, आज से 10 साल पहले मैं राजनीति में आने से पहले पत्रकार था। आपको याद होगा कि आज से 8-10 साल पहले प्याज की कीमत 50 रुपये से 60 रुपये तक की हो गई थी। हम उस वक्त जब किसानों के पास गए थे ये जानने के लिए कि किसानों को इसका कितना फायदा हुआ होगा, तो मंत्री जी उस वक्त किसान की जो पैदावार थी प्याज की, उसकी कीमत उसे दी गई थी 12 रुपये से 15 रुपये, लेकिन मार्केट का रेट उस वक्त चलता था 55 रुपये से 65 रुपये तक प्याज की कीमत चली गई थी। यानी कि मेहनत किसान कर रहा था और उसका मुआवजा और मजा कोई और लूट रहा था। अगर ये कानून के जरिए, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट से कम, अध्यक्ष महोदय अगर ये कानून के जरिए आत्महत्या रुक सकती है तो यकीनन पूरा सदन इसका समर्थन करेगा। अगर इस कानून के जरिए अगर किसानों की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो पूरा सदन इसका समर्थन करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये कानून महज अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार लेकर आ रही है, इसीलिए सरकार को एक और झूठ बोलने के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की छठी बड़ी खबर, जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर साधा है निशाना। 70% नहीं जाते हैं, ये चिट्ठी है और ये एडवर्टाइजमेंट है आज के अखबार में 0.55% का। इससे बड़ा जुमलाबाज, इससे बड़ा दुनिया में खतरनाक झूठ ये मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके हाथ में मैं दे चुका हूं कि झूठ के कितने बड़े ये लोग अमलदार हैं, ठेकेदार हैं और चुनाव के समय कितने बड़ी जुमलेबाजी करते हैं। ये दोनों चीज। दूसरा, नीतीश कुमार के चिट्ठी पर निर्देशक एनके सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, एलन मिश्रा आर्थिक सामाजिक संस्थान, MUT यूनिवर्सिटी पटना, निजी विद्यालय में 25% तक के अंतर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रगति के सर्वेक्षण हेतु 100 करोड़ रुपया बच्चों की पढ़ाई पर नीतीश कुमार की सरकार निजी संस्था को देती है। 100 करोड़, ये चिट्ठी है, 100 करोड़। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे क्या हुआ उसकी जांच का, और वो जांच की रिपोर्ट कहां है और 100 करोड़ रुपया किसको दिया गया। मेरा सीधा आरोप है पदाधिकारी ने सारी चीजों को दबा दी। एक भी जांच नहीं हुई, ये आप इसको देख लें। देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय ओबीसी के आंकड़े, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिए 269 में 9, 544 में 31 और 2178 में 1267, मतलब 96%, 94% और 41% अभी तक
पद खाली है।